बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज कर्ट लुईन लीडरशिप स्टाइल्स, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, लेसेस फेयर। और ये तीनों स्टाइल कॉमनली लीडरशिप की कई थ्योरीज में कोट किए जाते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमारी हर आने वाली नई एकेडमिक वीडियो को देख सकें। आइए हम लर्न करते हैं कर्ट लुईन के लीडरशिप स्टाइल्स को। अगर हम इस थ्योरी को समझने से पहले ये जो वर्ड है लीडरशिप, दिस वन, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो मैं अगर इस वर्ड को दो हिस्सों में ब्रेक कर रहा हूं, वन इज लीडर एंड सेकंड इज शिप। अब इन दोनों के मतलब को समझते हैं। लीडर कौन होता है? लीडर का लफ्जी मतलब है रहनुमा, और वो रहनुमा कौन है? जो गाइडेंस देता है आपको, रहनुमाई करता है आपकी। एंड सेकंड इज शिप। शिप क्या है? ये एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है। अब ये दोनों वर्ड्स का अगर हम मतलब क्लब करें तो समझ आता है कि लीडर वो है जो अपने फॉलोअर्स को, अपने इंप्लाइज को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मंजिल तक पहुंचाता है। और जब हम बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल की, तो लीडरशिप स्टाइल से क्या मुराद है? लीडरशिप स्टाइल से मुराद है लीडर का ओरिएंटेशन, उसका बिहेवियर कैसा है। क्या वो सख्त मिजाज है, क्या वो नरम मिजाज है, या फिर वो दरमियाने मिजाज का मालिक है। अब ये मिजाज इसी तरह का है जैसे हमारा बिहेवियर है। बेसिकली मीन्स हमारी बात करने का तरीका, हमारी चाल ढाल, हमने कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या लाइकनेस है, क्या डिसलाइकनेस है, कौन सी हमें गाड़ी पसंद है, कौन सा हमने सॉन्ग सुनना है, ये सारे क्या है? ये हमारा बिहेवियर है। और इसी बिहेवियर की बेस के ऊपर हमारा लीडरशिप स्टाइल बनता है। आइए देखते हैं इस थ्योरी को। कर्ट लुईन ने इन 1939 ही इज कॉमनली नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ही सजेस्टेड 3 बेसिक लीडरशिप स्टाइल्स। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज अथॉरिटेरियन, सेकंड डेमोक्रेटिक, थर्ड लेसेस फेयर। तो आइए वन बाय वन हम इन लीडरशिप स्टाइल्स को लर्न करते हैं। सबसे पहले जो लीडरशिप स्टाइल है दैट इज अथॉरिटेरियन, और इस अथॉरिटेरियन का दूसरा नाम क्या है? ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। A leader who adopts the authoritarian style dictates policy and procedure and directs the work done by the group without looking for any meaningful input from them. The group led by an authoritarian would be expected to complete their task under close supervision. अब इस सारी बात को समझते हैं। जो अथॉरिटेरियन लीडर होते हैं वो सब हुक्म चलाते हैं, वो डायरेक्शंस देते हैं, सारी डिसीजन मेकिंग वो खुद कर रहे होते हैं। इवन वो अपने फॉलोअर्स या इंप्लाइज से किसी भी किस्म का कोई इनपुट या कोई सजेशन नहीं लेते, जस्ट पास द इंस्ट्रक्शंस। आप ये कह सकते हैं कि दे वांट गेट द जॉब डन बाय अदर्स। अथॉरिटेरियन लीडर्स, हमेशा याद रखिए, वो क्लोज मॉनिटरिंग रखते हैं अपने इंप्लाइज और फॉलोअर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर, और वो उसमें किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करते। और वो चाहते हैं कि जो बस उन्होंने कह दिया सब उसको माने, और जिस तरह कहा गया, जैसे कहा गया, जिस वक्त में कहा गया, वो उस पर्टिकुलर गिवन टाइम फ्रेम में उसको कंप्लीट करें। अब इस लीडरशिप स्टाइल के कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला नुकसान क्या है? नो क्रिएटिविटी। मींस आपके ग्रुप में कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी, क्योंकि लोगों को तो इनकरेज ही नहीं किया जा रहा कि वो अपनी कोई इनपुट या अपने आइडियाज शेयर करें। वो तो बस डू एज डायरेक्टेड के फॉर्मूले पर काम कर रहे होते हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जस्ट सिंपल एक काम की आउटपुट आएगी लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। दूसरा जो लीडरशिप स्टाइल का नुकसान है दैट इज लैक ऑफ मोटिवेशन। लीडर के अथॉरिटेरियन होने यानी कि उसके बॉसी रवैये की वजह से उसके फॉलोअर्स और इंप्लाइज भी ज्यादा खुश नहीं होते,
और उनके अंदर फिर एक क्या फीलिंग्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन या फीलिंग ऑफ मोटिवेशन उनके अंदर रहती है, लैक ऑफ मोटिवेशन उनके अंदर रहती है। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ अथॉरिटेरियन लीडर के हैं। अब जहां इसके कुछ नुकसानात हैं वहां कुछ फायदे भी हैं। ये तब ज्यादा फायदेमंद है जब आपने कोई क्विक डिसीजंस लेने हो, कोई इमरजेंसी हो, या फिर लीडर के पास बहुत ज्यादा तजर्बा है, बहुत ज्यादा वो उसके पास अपनी वर्क स्पेशलाइजेशन है, एक्सपर्टीज है, या फिर लोग काम ना कर रहे हों। गॉट इट। अब आप इसकी एग्जांपल लें अथॉरिटेरियन लीडर की, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो मेरे ज़हन में आती है दैट इज क्लास टीचर। अब देखिए क्लास में टीचर जो है वो हमेशा अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ लीडरशिप को अडॉप्ट करता है। इसमें क्या है, वो कभी भी स्टूडेंट से इनपुट नहीं लेगा कि उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी असाइनमेंट कब जमा करनी है। यानी कि टीचर एज अथॉरिटेरियन लीडर वो जस्ट क्या कर रहा है, पास द ऑर्डर्स, पास द इंस्ट्रक्शंस, और वो चाहता है कि जो बस मैंने स्टूडेंट्स को कह दिया है वो मनोवन जो मैंने कहा वो उसको माने और उसके अकॉर्डिंगली काम करें। अब जरा यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको लाजमी कंसीडर करना है फॉर स्पेशली अथॉरिटेरियन लीडर्स के लिए। पहला पॉइंट जो है दैट इज गिव रिस्पेक्ट। मान लिया कि आपके पास तजर्बा है, आप एक एक्सपीरियंस रखते हैं और आपके पास पोजिशनल पावर भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोगों की रिस्पेक्ट ना करें। आपके ऊपर फर्ज है कि आपने लोगों की रिस्पेक्ट भी करनी है। एंड सेकेंड इज बी कंसिस्टेंट। अपने फैसलों में कंसिस्टेंट भी रहिए। ऐसा नहीं है कि जो फैसला आज आपने किया कल आपने उसको बदल दिया। उससे क्या होगा कि पीपल गेट कंफ्यूज, वो भी कंफ्यूज रहेंगे कि उन्हें भी नहीं समझ आएगी कि हमने करना क्या है। आज हमें कुछ और डायरेक्शन दी जाती है, कल हमें कुछ और कह दिया जाता है। तो बीइंग एज अथॉरिटेरियन लीडर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि लोगों ने तो आपके ऑर्डर्स को मानना है, आपके हुक्म को फॉलो करना है, तो आपकी बातों में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और तीसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अथॉरिटेरियन लीडर के लिए, दैट इज हमेशा लोगों को बताएं, क्लियर करें उनको कि आप उनसे क्या चाहते हैं, क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं, ताकि वो फिर उन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को मीट करें और उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी परफॉर्मेंस दें। ओके जी, अब दूसरा लीडरशिप स्टाइल जो कर्ट ल्यूइन ने सजेस्ट किया दैट इज डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, और इसका दूसरा नाम क्या है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। आइए इसको भी देखते हैं। Group members are engaged in the decision-making process when they have a participative leader. This style offers guidance to the followers and asks for their input in decision-making, but retain final say by the leader. Participative leader make their group feel like they are part of a team, which creates commitment within the group. मतलब क्या हुआ सारी बात का, रादर के लीडर अपनी बात मनवाए या सिर्फ हुक्म चलाए जिस तरह अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ लीडरशिप में है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप में लीडर अपने फॉलोअर्स या एम्प्लॉइज को इंकरेज करता है कि वो काम के हवाले से जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है वो उसमें अपनी सजेशंस, अपनी राय दें, ताकि लीडर एक बेहतर फैसला कर सके। इस स्टाइल के तहत लीडर ये समझता है कि एक दिमाग से ज्यादा दिमाग जो है वो बेहतर फैसला कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि लीडर जो फैसला कर रहा है तो फैसला करते हुए वो कई इंपॉर्टेंट पहलुओं को इग्नोर कर दे, जबकि जो दूसरे हैं वो कोई ऐसी बात बता सकती हैं, क्योंकि जब दूसरे लोग सोच रहे होंगे तो वो कोई डिफरेंट एस्पेक्ट से भी देखेंगे जो हो सकता है लीडर उसको इग्नोर कर रहा हो। तो पॉसिबिलिटी है कि जो भी डिसीजन होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा, बेहतर होगा। लेकिन सारों की इन्वॉल्वमेंट के बाद अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन है वो कौन करेगा, वो लीडर खुद करेगा। तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल में हमें क्या समझ आया कि लीडर जो है कोई भी फैसला करने से पहले क्या करेगा, वो अपने एम्प्लॉइज, अपने वर्कर्स, अपने सबॉर्डिनेट्स, फॉलोअर्स से इनपुट जरूर लेता है, उनसे उनकी राय लेता है, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन वो खुद अपना लेगा। अब इस लीडरशिप स्टाइल के भी कुछ फायदे और नुकसान आते हैं, आइए वो भी देखते हैं। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? एक टू मच टाइम फॉर डिसीजन। अब होता क्या है कि डिसीजन लेते हुए बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। क्यों?
क्योंकि हर कोई अपनी राय दे रहा होता है और हर एक राय को एनालाइज किया जाता है, तो अल्टीमेटली फिर क्या है, फाइनल डिसीजन तक पहुंचने में वक्त लग जाता है। अगर दूसरा क्या ड्रॉबैक है कि अगर वर्कर्स आपके स्किल्ड ना हो तो यह भी चांस है कि कोई ना कोई लोगों की इनपुट के बाद कोई गलत फैसला भी हो सकता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। इसका फायदा क्या है कि क्रिएटिविटी आती है क्योंकि सबको मौका दिया जा रहा होता है, सब अपने आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं जिससे कोई ना कोई इन्वेंशन या इनोवेशन आपको मिल सकती है। और दूसरा क्या फायदा है कि पार्टिसिपेशन से एम्प्लॉइज को मोटिवेशन मिलती है और वो इसको अपने लिए ऑनर के तौर पर लेते हैं, वो खुद को इंकरेज तस्वर करते हैं कि वो अपने आइडियाज जो है अपने बॉस के साथ, अपने लीडर के साथ वो शेयर कर रहे हैं, तो उससे उनको एक फीलिंग ऑफ मोटिवेशन आती है। जिस तरह अथॉरिटेरियन लीडर के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसी तरह पार्टिसिपेटिव लीडर के लिए भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर हैं। एक बात याद रखिए कि अगर आप पार्टिसिपेटिव लीडर हैं तो हमेशा रिस्पेक्ट दी आइडियाज ऑफ अदर्स, और वो आइडियाज भले बेशक कितने फनी क्यों ना हो, बट प्लीज डोंट मेक फन ऑफ देम। आपने उनका फन नहीं बनाना, आपने उनका जोक नहीं बनाना। अब उससे होगा क्या, लोगों को बुरा लगेगा और उससे वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर शायद वो दोबारा पार्टिसिपेट ही ना करें। नेक्स्ट इज फर्स्ट होल्ड योर आइडियाज एंड यू टेक इनपुट्स फ्रॉम अदर्स। ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप, ये नहीं है कि आप पहले अपने आइडियाज शेयर करें कि भाई मैं ये चाहता हूं और फिर आप दूसरों से उनके आइडियाज लें। पहले आप अपनी थॉट्स को होल्ड करें और गेट इनपुट्स फ्रॉम अदर्स और दूसरों की सुने सबसे पहले। नेक्स्ट जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टिसिपेटिव लीडर के लिए कि आपके लिए यह भी जरूरी है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी देखें, क्योंकि आप लोगों से जब इनपुट ले रहे होते हैं तो आपको अपनी अटेंशन उनको देनी है, लेकिन आपकी इंटेंशन से जस्ट ये ना लगे कि आप सिर्फ उनको सुन रहे हैं, आप उनकी बात को नहीं समझ रहे, आप जस्ट एक फर्ज पूरा कर रहे हो कि यार ठीक है आप मुझे अपने इनपुट दे दो, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, आप उसको नहीं समझ रहे। आप अपनी हेड नोटिंग के जरिए आप उन्हें अपनी अटेंशन बता सकते हैं कि आप उनकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एंड मस्ट कीप मॉनिटरिंग। आप उनकी, जब आप डिसीजन कर लेते हैं, आपने डिसीजन उनकी इनपुट्स की बेस के ऊपर ही लिया होता है, आपने उसमें सजेशंस को भी इनकॉर्पोरेट किया होता है, फिर उसके बाद आप अपने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आया जो हम सब ने मिलकर फैसला किया था, क्या उसके मुताबिक हम सब अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट है जी, थर्ड जो लीडरशिप स्टाइल है कर्ट लियोन ने सजेस्ट किया, दैट इज लेसिस फेयर, जिसको डेलीगेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप कहा जाता है। आइए इसको भी देख लेते हैं। लीडर प्रैक्टिसिंग द डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल इज वेरी हैंड्स ऑफ। द लीडर ऑफर्स लिटिल और नो गाइडेंस टू देयर ग्रुप एंड लीव डिसीजन मेकिंग अप टू द ग्रुप। Delegative leader provides the necessary tools and resources to complete a project, and power is basically handed over to the group. इस सारी बात को समझते हैं। कहने का मकसद ये है कि जो डेलीगेटिव लीडर है वो हैंड्स ऑफ अप्रोच रखता है। हैंड्स ऑफ अप्रोच से मुराद क्या हुई कि वो तमाम फैसलों में अपने हाथ पीछे खींच लेता है। कैसे भला? कि वो जित काम के हवाले से हर तरह की डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी में या तो वो अपनी इनपुट कम देता है या फिर क्या करेगा, वो मुकम्मल अख्तियारात अपने वर्कर्स को, इंप्लॉइज को दे देता है। ना सिर्फ वो डिसीजन मेकिंग के अख्तियारात देता है बल्कि वो उनको नेसेसरी टूल्स एंड रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है ताकि वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ले। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो डेलीगेटिव या लेसिस फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, ये टोटली ऑपोजिट है कौन से लीडरशिप स्टाइल के? अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ लीडरशिप के। अब इस लीडरशिप स्टाइल के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, वो भी देखते हैं। सबसे पहले अगर ड्रॉबैक की बात करें, व्हेन पीपल आर नॉट कॉम्पिटेंट। देखिए अमूमन लीडर ये स्टाइल कब अडॉप्ट करता है? जब उसको पता होता है कि मेरे लोग कॉम्पिटेंट हैं, तजर्बाकार हैं, उनके पास नॉलेज है। और अगर उनके पास नॉलेज ना हो और वो विलिंग वर्कर ना हो तो फिर क्या होगा? ये लीडरशिप स्टाइल एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। फिर सेकेंडली, लोग लीडर की इस लीनियंसी को जो वो अपने इंप्लाइज के लिए रखता है, जो फेवर वो उनको देता है, लोग इसको फिर वो अपने पर्सनल
मैटर्स में रखते हुए इसको मिसयूज भी कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है कि जब आप अगर आपके वर्कर्स स्किल्ड हैं, उनके पास तजर्बा है, एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, एबिलिटीज है, तो फिर क्या होगा कि वो जब उन्हें एक डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगी तो वर्क फ्रीडम होगा, तो अल्टीमेटली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की या एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। अब जो डेलीगेटिव लीडर्स हैं तो इनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, मान लिया कि आपने तमाम अख्तियारात उनको दे दिए हैं, लेकिन कीप मॉनिटरिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपने बेशक उन्हें इख्तियारात दिए, तमाम फैसले वो खुद कर रहे हैं, रिसोर्स को वो खुद यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए जरूरी है कि आप उनको मॉनिटर करते रहें, ताकि ये मेक श्योर होता रहे कि वो ऑन ट्रैक हैं, वो प्लानिंग के मुताबिक जो उन्होंने ही डिसाइड एक्चुअली की है वो उसके मुताबिक काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और बेसिकली ये मॉनिटरिंग इस वजह से भी जरूरी होती है कि आपने मेक श्योर करना होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स वेस्ट ना हो। सेकंड इज बी फ्लेक्सिबल। देखिए कि अगर लोग काम नहीं कर रहे, वो तमाम उन्होंने डिसीजन मेकिंग खुद की, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का प्लान खुद बनाया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आउटपुट नहीं आ रही है, तो आपको बीइंग एज अ डेलीगेटिव लीडर फ्लेक्सिबल होना है कि आप किसी और लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।